हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है अपना वो है सर्कुलर मोशन। क्या चीज है? सर्कुलर मोशन। ओके। अच्छा, सर्कुलर मोशन क्या होती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, सर्कुलर पाथ में, मान लीजिए इसकी रेडियस है r, अगर r रेडियस के सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अच्छा, सर्किल क्या होता है? सर्कुलर पाथ कैसा होगा? एक ऐसा पाथ जिसके हर पॉइंट की एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, ऐसा एक टू डायमेंशनल पाथ आपका सर्कुलर पाथ कहलाता है। कैसे कहलाता है? सर्कुलर पाथ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्किल? इफ द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन सेम इन टू डायमेंशनल कंस्ट्रक्शन, देन द पाथ इज नोन एज सर्कुलर पाथ। ओके। अच्छा, मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी, जिसकी स्पीड जो है वो है v। ये स्पीड है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड। अच्छा, अगर ये स्पीड टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है, अगर ये कांस्टेंट होती है तो इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर ये स्पीड टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं होती है तो इसको बोला जाता है, इफ इट इज नॉट कांस्टेंट देन इसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान रहे, यहाँ पे स्पीड के बारे में बोल रहे हैं, वेलोसिटी के बारे में नहीं बोल रहे, क्योंकि अगर इस सर्कुलर पाथ में मान लो इसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो v है, स्पीड कांस्टेंट है, तब भी क्या डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। अगर इसको सर्कुलर पाथ में चलना है तो इसकी डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होती रहेगी, और वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज होगी तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती सर्कुलर पाथ में। क्या कांस्टेंट है? स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट है देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है? नहीं। क्या कांस्टेंट रहता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही क्या बोला जाता है? स्पीड। अच्छा, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन से। देखिए, मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, ये रेडियस है r। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां चला v स्पीड से, कुछ टाइम डेल्टा t पॉइंट के बाद वो यहां पहुंच गया। ठीक है, यहां पे मान लीजिए थीटा एंगल घूमा, ये एंगल बना सेंटर पे थीटा। तो ये जो एंगल बना ये डेल्टा t टाइम में चला, डेल्टा t टाइम में, और इसको एंगल को मान लो डेल्टा थीटा। ठीक, तो अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस बोलूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो वो होगी स्पीड इनटू टाइम। दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या कहलाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना आपका, इसको बोला जाता है एंगुलर, जो डेल्टा थीटा बना, ये जो आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये तो डेल्टा आर वेक्टर होगा। और जो ये एंगल जितना टर्न किया है डेल्टा टी टाइम में, सेंटर पे जो एंगल बना है, इसको बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वापस से देखिए, यहां से ऑब्जेक्ट चला और फिलहाल यहां पे डेल्टा टी टाइम में, देन दिस विल बी द डिस्टेंस। अब इनिशियल वेक्टर ये था, फाइनल वेक्टर ये हो गया। सही है, तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां से चला यहां पहुंचा, तो जो सर्कुलर पाथ की जो लेंथ है ये तो कहलाएगी आपकी डिस्टेंस, और जो ये वेक्टर है जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को कनेक्ट करेगा, ये कहलाएगा इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और जो ये एंगल सेंटर पे बन जाएगा, इसको बोला जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देन व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा थीटा, या थीटा से भी लिख देते हैं, कोई खास बात नहीं है ना, थीटा से भी को डेल्टा थीटा से लिख देते हैं। तो ये होता है
angles subtended at the center of the circular path in some time interval is known as angular displacement in that time interval. किसी भी टाइम इंटरवल में सेंटर के ऊपर जितना एंगल सबटेंड होगा उस एंगल को बोला जाएगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, और ये डेल्टा आर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड जो टर्म आती है वो होती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को लिखा जाता है ओमेगा से। ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसको लिखा जाता है ओमेगा। ये होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। यूनिट कितनी हो जाएगी? रेडियन पर सेकेंड। और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देखूंगा तो भाई यूनिट, ये रेडियन तो आपका जो एंगल होता है ये तो यूनिट डायमेंशन लेस होता है ना। रेडियन तो इसको यूनिट दी हुई है, बाकी डायमेंशन लेस होता है। अच्छा, तो बचा नीचे सेकेंड यानी टाइम माइनस 1, ये इसका एंगुलर फॉर्मूला होता है। ओके, अच्छा, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी इसकी? लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी होगी भाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर, ये कहलाएगी इसकी लीनियर वेलोसिटी। अगर मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये क्या रहेगा आपका लीनियर वेलोसिटी। अच्छा जी, अगर मैं गौर से देखूं तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो इसको कि ये जो लेंथ होगी ना, ये वाली जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ ये होगी भाई, एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है? ये होता है लेंथ ऑफ आर्क, मान लीजिए एल है, बाई रेडियस। तो ये जो लेंथ होगी ये होगी आर डेल्टा थीटा, दिस इज लेंथ। ओके, और ये जो लेंथ है, ये जो आपकी लेंथ है, ये इसको अगर इसकी स्पीड भी है तो इसी लेंथ को मैं लिख सकता हूं v डेल्टा टी। क्या लिख सकता हूं? v डेल्टा टी। ये जो लेंथ है तो डेल्टा v स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड से ये यहां से यहां तक आया तो यहां से तक की डिस्टेंस होगी v इंटू डेल्टा टी। और अगर ज्योमेट्री के हिसाब से देखूं तो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो लेंथ होगी आर्क की, जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? रेडियस इनटू डी थीटा। और यहां से स्पीड के हिसाब से देखोगे तो इतना होगा। तो यानी अगर इन दोनों टर्म्स को अगर आप इक्वल करते हैं तो आपके पास आएगा आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वी। तो यहां से आप लिख सकते हो v इक्वल टू ओमेगा आर। ये लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच में रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। ओके, अच्छा जी, तो देखो किस किस की बातें कर चुके हैं अपन बात कर चुके हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, और ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हो गया। चलिए जी, और देखिए छोटी छोटी सी बातें देखिए। देखो मैं कहूं किसी टाइम के बाद, जैसे ये पार्टिकल, भाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को कनेक्ट करने वाला वेक्टर। अगर इसने कंप्लीट सर्कुलर पाथ कर लिया, यानी ये यूं घूमता हुआ वापस यहीं पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे, तो क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो जाएगा? 0। पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या 2 पाई हो जाएगा? यस सर। ये कितना घूम चुका होगा? पूरा 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन। तो देखो एक कंप्लीट सर्किल में अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट सर्किल करता है तो क्या 0 हो जाता है? उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो कितना होगा भाई? 360 होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 360। शायद आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी क्योंकि एंगल तो टर्न कर चुका है 360। अच्छा जी, और देखिए अब एक सर्किल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। एक सर्किल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। और एक सर्किल कंप्लीट करने में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है भैया? 2 पाई। तो अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो ये होगा बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो लिखा था भाई, जो एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला था वो था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और इसका लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या था? ओमेगा। तो टोटल एंगल टर्न अपॉन टोटल टाइम इज द एवरेज एंगुलर स्पीड बाय 2 पाई बाय टी।
अच्छा जी, इसको ऐसा लिखा सकते हो, जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई बाई ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा बाई 2 पाई। चलिए, तो अब कितनी चीजें होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एक कंप्लीट सर्किल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना 0, एंगुलर वेलोसिटी, एंगल टर्न पर यूनिट टाइम, लीनियर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये क्या हो गया लीनियर वेलोसिटी, और एंगल टर्न पर यूनिट टाइम ये होगी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन, और उसके बाद आपके पास टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले दो। यहां तक बात आई। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। किसकी बात करते हैं, एक्सीलरेशन की। अब एक्सीलरेशन की अगर बात करें तो देखा जाए तो मैंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, यानी स्पीड कांस्टेंट हो, मैं बात कर रहा हूं फिलहाल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी स्पीड सेम रहेगी। पर देखो डेल्टा टी टाइम में यहां पहुंचा तो यहाँ पे अगर स्पीड v है तो स्पीड यहाँ पर भी v ही रहेगी, पर क्या दोनों जगह मैग्नीट्यूड चेंज हो गया? यस सर, अगर ये है डेल्टा थीटा, ये वाला एंगल मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ओके, तो भाई स्पीड चेंज नहीं हुई पर वेलोसिटी तो चेंज हुई है। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, डेल्टा v वेक्टर इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी मुझे फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी ऐड करनी है। चलिए, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, और ये मान लीजिए आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये यहां से ये मान लीजिए है डेल्टा r, ये कितना है डेल्टा r। अच्छा, अगर मैं देखूं v इनिशियल तो ये रेडियस है और ये v इनिशियल है और इसकी लेंथ है v, और डेल्टा थीटा एंगल ये टर्न किया डेल्टा थीटा, और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, ये v, ये है v इनिशियल और ये है v फाइनल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इनिशियल और फाइनल का। अच्छा जी, अच्छा, जो दो लाइंस के बीच में एंगल होता है वो ही उनके परपेंडिकुलर के बीच में एंगल होता है। भाई मुझे क्या निकालना है, v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर। तो देखो v फाइनल वेक्टर तो ऐसा कैसा रहने दो, ये तो हो गया v फाइनल वेक्टर, इसमें माइनस vi वेक्टर ऐड करना है, तो vi वेक्टर तो इधर है, तो माइनस vi वेक्टर क्या हो जाएगा इसका इधर, ये हो गया vi वेक्टर। ठीक है, अच्छा ये हो गया vi वेक्टर। चलो इसको थोड़ा सा और बेटर बना लेते हैं, आपको एक चीज और क्लियरिटी से समझ में आएगी, इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। देखो इसको ऐसा बनाओ, ये ऐसा बना लीजिए, ये इधर इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल, और ये एंगल टोटल टर्न हुआ डेल्टा थीटा, और सही है। अच्छा जी, अगर मैं v फाइनल माइनस v इनिशियल करूं तो भाई v फाइनल तो इधर है और v इनिशियल कुछ इधर है, और इन दोनों के बीच में एंगल होगा डेल्टा थीटा, ये v फाइनल वेक्टर है और ये v इनिशियल वेक्टर है। अच्छा, और एंगल जो दो लाइंस के बीच में एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल होता है। अब गौर से देखो, मुझे डेल्टा v वेक्टर निकालना है तो मुझे v फाइनल वेक्टर में माइनस v इनिशियल जोड़ना है, तो माइनस v इनिशियल वही इधर कर दो, ये v इनिशियल वेक्टर। ठीक है, अच्छा जी, दो वेक्टर का सम, अगर मुझे दो वेक्टर का सम करना है तो क्या करना है, ये हो गया माइनस का v इनिशियल वेक्टर, ठीक है, और ये v फाइनल वेक्टर, मुझे इसमें ये ऐड करना है। तो अगर दो वेक्टर मुझे ऐड करने हो तो मैं पहले वेक्टर को ऐसे के साथ, दूसरे वेक्टर को उसके यहाँ से इधर ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ये v फाइनल और ये v इनिशियल, माइनस का v इनिशियल, ये फाइनल। अब इनको दोनों ऐड करना है तो दो वेक्टर को ऐड करने वाली साइड क्या होगी, ये थर्ड वाली साइड होगी, बात समझ में। और ये एंगल आपका डेल्टा थीटा, उतना एंगल हो गया ना, इसके पैरेलल तो शिफ्ट किया इधर है जी, इसको यहाँ पे आपने इसके पैरेलल तो बनाया यहाँ पे, तो ये एंगल अगर अब ये दोनों लाइन पैरेलल है
और ये लाइन से ऊपर कटेगी, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। यस सर, ये हो गया सर डेल्टा थीटा एंगल। और इसकी जो डायरेक्शन आई ये डेल्टा वी वेक्टर की डायरेक्शन है, डेल्टा वी है वी फाइनल प्लस वी इनिशियल, तो ये डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर आई। देखो ये अगर मैं ये डायग्राम इधर बनाऊंगा तो ये वी फाइनल वी इनिशियल और ये डायरेक्शन आएगी बीचों बीच, है ना। ये दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों की लेंथ सेम है। देखो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, क्योंकि दोनों ये वेलोसिटी वेक्टर और ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है वो अलग बात है, पर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो v है ना दोनों से है, तो ये दोनों लाइन क्या है सेम है। और ये लाइन एकदम कैसी है हॉरिजॉन्टल है, तो ये लाइन इधर आएगी सेंटर की तरफ, यानी जो डेल्टा v वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो होगी टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर। इसलिए ए वेक्टर की डायरेक्शन भी किधर होगी, ए वेक्टर की डायरेक्शन होती है डेल्टा v वेक्टर की डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होती, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और चेंज इन वेलोसिटी किधर है डेल्टा v टुवर्ड द सेंटर, इसलिए इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो टुवर्ड द सेंटर लगता है, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर, हेंस इट इज आल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, शायद कुछ बात क्लियर है। अब इसकी वैल्यू डालनी कितनी होती है, बाकी ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैंने सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या चाहिए था भाई, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, तो मुझे डेल्टा v की डायरेक्शन चाहिए थी, उसके लिए मैंने वेलोसिटी डायग्राम बनाया। फाइनल वेलोसिटी में माइनस ये फाइनल वेलोसिटी थी, इसके अंदर आपने क्या जोड़ा इनिशियल वेलोसिटी का माइनस, ये इनिशियल वेलोसिटी का माइनस, तो ये इनिशियल वेलोसिटी इधर थी, तो क्या डायरेक्शन इधर आई, क्या डायरेक्शन सेंटर की तरफ आ रही है, यस सर डायरेक्शन किधर आ गई भाई सेंटर की तरफ आ गई, ठीक है। अच्छा जी अब देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अच्छा ये r है, ये भी r है, और ये है यहां से यहां तक डेल्टा r वेक्टर। अब जो ये ट्रायंगल है इसको भी अगर मैं टेढ़ा करके बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये r ये डेल्टा थीटा और ये डेल्टा r, और यहाँ पे देखूं तो फाइनल वेलोसिटी की जो वेक्टर की लेंथ आएगी वो तो मैग्नीट्यूड के बराबर v और ये कितनी भाई डेल्टा v। अरे अच्छा गोल देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, देखो ये दोनों साइड इसमें इक्वल है, इसमें ये दोनों साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, यस सर। इसमें देखो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इसमें ये दोनों की आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो क्या तीनों एंगल इक्वल आ गए, यस सर। तीनों एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कैसे हैं सिमिलर ट्रायंगल है, और सिमिलर ट्रायंगल है तो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर आएगा, यानी इधर की डेल्टा v बाई वी और उधर की डेल्टा r बाई r ये साइड बराबर रहेंगी। तो भैया मैंने ऐसा लिखा इसको डेल्टा v इक्वल टू v बाई r डेल्टा r, इसमें डेल्टा t का डिवाइड कर दो, डेल्टा t वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ऐसे डेल्टा v बाई डेल्टा t, तो क्या हो गया अभी आपका एक्सेलरेशन, क्या हो गया स्पीड कांस्टेंट है v कांस्टेंट है, बट डेल्टा v वेक्टर जीरो नहीं है भैया, वो चेंज इन वेलोसिटी है, और डेल्टा v जीरो है, यहाँ पे डेल्टा v वेक्टर जीरो नहीं है, ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये चेंज इन स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है ना। अच्छा इसको लिखा आपने इस पूरी टर्म को एक्सीलरेशन, क्या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, यस सर। ये हो गया v बाई आर, और डेल्टा r बाई डेल्टा t क्या ये लीनियर स्पीड होगी, यस सर। तो ए वेक्टर का जो मोड है वो उसको आप लिख लो v स्क्वायर बाई r, और डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन तो मुझे पता ही है टुवर्ड्स द सेंटर आएगी, किधर आएगी टुवर्ड्स द सेंटर आएगी। ये आ गया भाई आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा जी अब और बात देखो कि मान लीजिए वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होती, तो अगर सॉरी वेलोसिटी स्पीड कह रहा हूं, सर्कुलर मोशन के लिए मैं वापस से सारी चीजें लिख देता हूं भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा से, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी v, ओमेगा बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, रिलेशन ओमेगा r बराबर v, और एक्सीलरेशन एक तो आया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो हुआ डेल्टा v बाई डेल्टा t, और ये जो हुआ डेल्टा v बाई डेल्टा t, और ये क्या हुआ आपका v स्क्वायर बाई r, ये इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड आया, ठीक है। अच्छा जी अब मान लीजिए यानी सर्कुलर पाथ में अगर कांस्टेंट स्पीड से भी चलेगा, सर्कुलर पाथ में
अगर कांस्टेंट स्पीड से भी मोशन हो रही है तब भी एक्सीलरेशन आएगा। अब मान लो स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है। अब इसमें देखो मैं आपको दो चीजें बताता हूं, देखना। जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसमें पहली चीज आप देखो, आपके पास डेल्टा वी वेक्टर का मोड कांस्टेंट है। तो अगर मैं बोलूं डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी इक्वल टू, ये तो एक्सीलरेशन है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बोलो बात समझ में आई? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा दूसरा, अगर मैं बोलूं डी वेक्टर का मोड बाई डी टी, तो भैया ये जीरो है, क्योंकि ये स्पीड की चेंज पूछ रहा है। तो इन दोनों में फर्क है स्टेटमेंट में। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो डीवी वेक्टर का मोड बाई डी टी जीरो होगा, क्योंकि ये बन गई स्पीड, स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और ये है वेलोसिटी में चेंज का मोड, यानी एक्सीलरेशन का मोड, तो ये आपका जीरो नहीं है भाई। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो देखो स्टेटमेंट दिखने में एक जैसे लगते हैं, मैं कहूंगा ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, तो ये जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा। आपको फर्क समझ में आना चाहिए। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मोड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन का मोड है। और ये चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम है, यानी ये स्पीड के चेंज होने की रेट बता रहा है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसी है? जीरो है, बाकी ये जीरो नहीं है। अच्छा मान लो स्पीड भी चेंज हो रही होती, यहाँ पे स्पीड का मैग्नीट्यूड v1 और यहाँ पे स्पीड का मैग्नीट्यूड v2, तो ये टर्म भी जीरो नहीं होती, ये टर्म भी जीरो नहीं होती। अच्छा तो अगर वेलोसिटी का मोड भी चेंज हो रहा हो, देखो ये टर्म किसकी वजह से आई थी? देखो यहां पे स्पीड कांस्टेंट थी, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितना भाई v स्क्वायर बाई r आ गई, कितनी आ गई? v स्क्वायर बाई r। इसको चाहो तो आप इस रिलेशन से ऐसा भी लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई r, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r, ऐसा भी लिख सकते हो। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है ना, और ये टर्म तो जीरो है। पर अगर वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी भी सॉरी स्पीड भी चेंज हो रही है v1 से v2, यानी कि घूमता जा रहा है, स्पीड मान लो बढ़ती जा रही है, तो भाई ये टर्म भी जीरो नहीं होगी। तो ये जो टर्म आएगी ना dv वेक्टर अपॉन dt, ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, इसको बोलते हैं आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। तो सर्कुलर मोशन में दो टाइप के एक्सीलरेशन होते हैं, एक तो होता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और एक आपका कौन सा होता है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। चलो मैं इस डायग्राम को आपको दोबारा बना के बताता हूं। डस्टर कहां गया? देखो समझिएगा आसानी से। कोई सर्कुलर मोशन है तो उसमें दो एक्सीलरेशन हो सकते हैं, एक की डायरेक्शन ये AC, ये होगा v स्क्वायर बाई r, और एक की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी, किधर होगी? टेंजेंशियल। ये होगा, ये क्या होगा? ये होगा dv वेक्टर बाई dt का मोड, और ये होगा dv वेक्टर के मोड बाई dt, इसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन किसके कारण आता है? स्पीड में चेंज होने के कारण। और ये एक्सीलरेशन किसके कारण आता है? ये एक्सीलरेशन आता है डायरेक्शन में चेंज होने के कारण। तो अगर सिर्फ सर्कुलर मोशन में मान लो स्पीड कांस्टेंट है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन तो होगी चेंज, यानी ये तो हमेशा आएगा ही आएगा आपका। अगर ये जीरो हो सकता है, अगर मैं बात करूं फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए भैया एटी क्या? जीरो, और AC कितना? v स्क्वायर r, क्योंकि डेल्टा v कांस्टेंट हो जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। चलिए देखो एक बात आप समझिए, मैं कह रहा हूं ये एक्सीलरेशन आया है वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने के कारण, और ये आया है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होने के कारण। अगर मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, यानी स्पीड चेंज नहीं होगी। तो जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं होगा तो ये डिफरेंशिएशन कितना आएगा भाई? जीरो। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बिकम जीरो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। और ये डायरेक्शन में चेंज के कारण आ रहा है, तो डायरेक्शन तो जब भी सर्कुलर पाथ में चलेगा तो हमेशा ही चेंज होगा। तो AC तो v स्क्वायर बाई r हो गया, ये क्या होगा? dv वेक्टर बाई dt का मोड, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होता है? dv वेक्टर का मोड बाई dt, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इसकी डायरेक्शन
टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, इसकी डायरेक्शन सेंटर की डायरेक्शन में होती है, ये होता है 80, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो ये होता है रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन AR होता है रिजल्टेंट। और जो नेट एक्सीलरेशन होता है वो होता है रूट का 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का, ये नेट एक्सीलरेशन है। अच्छा, तो मैं कहूँ कि सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है? नहीं सर, सेंटर की तरफ आएंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट है। क्या हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है? नहीं सर, टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी नहीं होता है। अच्छा, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है? यस सर, क्योंकि ये तो गायब ही हो जाएगा, और जब ये गायब हो जाएगा तो ए नेट AC के बराबर ही होगा, और AC की डायरेक्शन किधर होगी? सेंटर की तरफ। तो मैं बोलूं सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, यस सर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सर्कुलर मोशन में कितने एक्सीलरेशन हो सकते हैं? दो हो सकते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और दूसरा क्या हो सकता है आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। कैसा हो सकता है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। इसको लिखा जाता है भाई अल्फा से, इसको किससे लिखा जाता है? अल्फा से। अच्छा, v कितना होता है? v वेक्टर का मोड भैया ओमेगा r होता है सर जी। कितना होता है? ओमेगा r होता है। तो dv/dt कितना होगा? dv/dt बराबर r तो रेडियस है, कांस्टेंट रहेगा, कितना हो गया? d ओमेगा/dt। अच्छा, d ओमेगा/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसको बोला जाता है एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या बोला जाता है? एंगुलर एक्सीलरेशन। इसको लिखा जाता है आपका अल्फा से। किससे लिखते हैं भाई? आपका अल्फा से। और अल्फा ये हो गया ए और अल्फा। एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर एक्सीलरेशन में जो रिलेशन होता है वो कितना होता है? ए बराबर आर अल्फा। ये अल्फा होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, और यहाँ पे ए कौन सा होता है? 80 टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। कौन सा होता है? dv/dt नहीं आ रहा? dv/dt क्या होता है? 80। dv/dt क्या होता है? 80, और dv/dt की वैल्यू 80 वैल्यू कितनी है? r अल्फा। तो 80 बराबर कितना हो गया? r अल्फा, जहां पे अल्फा है d ओमेगा/dt, जिसको बोलेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन। तो 80 इक्वल टू r अल्फा में जो ये a है एक्सीलरेशन, ये कौन सा है आपका? ये है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और AC कितना होता है? v²/r। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कैसी है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए, और देखिए, तो अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो वेलोसिटी वेक्टर का मोड कांस्टेंट 80 बराबर 0 और AC बराबर v²/r। तो बेटा F कितना होगा? एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में F इक्वल टू कितना होता है? m में। तो ये हो गया mv²/r, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ओके, सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फोर्स, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो m⍵²r। v की वैल्यू रख दो, क्योंकि v की वैल्यू होती है ओमेगा r, ठीक है। ये एक्सीलरेशन हो गया। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होती तो 80 भी आता, और 80 आता आपका कितना? r अल्फा, जहां पे अल्फा होता है d ओमेगा/dt। अगर आप सिंपली सारी चीजें सोचें, तो जो लीनियर मोशन में डेल्टा x काम करता था, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे वेलोसिटी होती थी डेल्टा x बाई डेल्टा t, यहाँ पे वेलोसिटी होती है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t, ठीक है। सेम रिलेशन, एक इन दोनों के बीच में रिलेशन याद रखो, v इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, यहाँ पे एक्सीलरेशन जो होता था वो होता था डेल्टा v बाई डेल्टा t,
यहाँ पे भी एक्सेलरेशन होता है डेल्टा ओमेगा बाई, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, और ये वापस से इन दोनों के बीच में रिलेशन ए इक्वल टू आर अल्फा, ए इक्वल टू आर अल्फा हो गया। ठीक है, उसके अलावा सर्कुलर मोशन में एक और एक्सेलरेशन होता है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है जो आपका, और ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। इसके अलावा एक और एक्सेलरेशन इसमें होता है, वो होता है बीच पर। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है, तो सिमिलरिटी से भी याद रखा जा सकता है ना। और सेम वो की वो इक्वेशन, अगर मैं बोलूं कि अगर एक सर्कुलर मोशन है जिसमें अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है अल्फा की, तो इक्वेशन वही जो लीनियर में लिखी थी, v इक्वल टू यू प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, और v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा जी, यहां पे जो इक्वेशन होगी जो रहेगी ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, अल्फा कांस्टेंट है तो, और ये थी ए कांस्टेंट है तो, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये होगा ओमेगा नॉट टी प्लस का हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन आप लगाओगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। तीनों इक्वेशन को आप इस टाइप से यूज कर सकते हो। अच्छा जी, चलिए जी, जैसे मैं बोलूं, मान लीजिए, अच्छा एक होता है आरपीएम, इसको होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, है ना। जैसे मान लो किसी का n आरपीएम है, इसका मतलब n रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन लेगा भाई, n। तो एक सेकंड में कितने लेगा भाई, एक मिनट में इतने ले रहा है तो एक सेकंड में लेगा रिवॉल्यूशन पर सेकंड, या आरपीएस हो गया। रिवॉल्यूशन मतलब जैसे यहाँ से चालू हुआ एक, ऐसे कितने रिवॉल्यूशन ले रहा है एक सेकंड में, n/60। एक रिवॉल्यूशन में कितना घूमता है भैया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 2 पाई एक रिवॉल्यूशन में। तो इतने रिवॉल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हो गया 2 पाई इंटू n/60। ये क्या हो गया भाई आपका, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड। बोलूंगा नहीं तो एक सेकंड में इतने रिवॉल्यूशन और एक रिवॉल्यूशन में इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एक सेकंड में टोटल एंगुलर डिस्प्ले, और एक सेकंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोला जाता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोला जाता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n/60, जहां पे n किसी ने दे रखा हो आरपीएम में। अगर डायरेक्टली आपको आरपीएस दे रखा होता है, n आरपीएस, तो फिर तो आपको 60 डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं थी, तब ओमेगा कितना हो जाता सीधा ही 2 पाई n, क्योंकि वो सीधा आपको n आरपीएस दे रखा है, जहां पे n कैसा होगा, आरपीएस। तो कई बार आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट या पर सेकंड दे देता है, जिससे आप क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा। चलिए जी, जैसे मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए एक डिस्क है, अच्छा ये डिस्क जो अभी रोटेट हो रही है, मान लीजिए ये हो रही है आपकी मान लीजिए 360 आरपीएम से रोटेट हो रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसको एंगुलर रिटार्डेशन यानी अल्फा जो दिया गया, वो दिया गया मान लीजिए 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने कहा बताओ कितनी देर के बाद ये डिस्क रुक जाएगी। रिटार्डेशन दे रहा हूं, घूम इधर रही है, मैंने इसके ऊपर उल्टा टॉर्क लगाया, इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैंने कहा कितनी देर में रुक जाएगी। अच्छा, और रुकने से पहले कितने चक्कर कंप्लीट कर लेगी, तो आपने कहा था कितनी देर में रुक जाएगी, यानी फाइनल तो ओमेगा 0 होने वाला है, रुकने वाली है, पर इनिशियल ओमेगा 0 नहीं है, प्लस अल्फा इंटू टी। अच्छा जी, ये तो 0 है, अब इनिशियल ओमेगा कितना है सर जी, n दे रखा है, तो निकाल लो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई n, n की वैल्यू 360
बाई 60, 2 पाई बाई 60 कितना हो गया 6, ये हो गया 12 पाई रेडियन पर सेकेंड, हो गया। अच्छा तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 12 पाई, अच्छा ये हो गया माइनस का 5 इंटू टी। सोल्व करो, टाइम की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 12 पाई बाई 5। दिस टाइम इट विल टेक बिफोर स्टॉप। ओके, अच्छा कितने चक्कर लगा चुकी होगी तो लगा लीजिए। फाइनल ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा डेल्टा थीटा, ये तो पक्का 0, और ये आपका कितना आएगा 12 पाई आया था, तो 12 पाई का स्क्वायर माइनस का 2, और ये कितना हो गया 5, 2 इंटू 5 10, और डेल्टा थीटा ये आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू आई बाई 144 पाई स्क्वायर बाई 10, यानी इतना घूम चुकी। अच्छा एक टर्न लगाएगी, एक टर्न में कितना घूमती है 2 पाई, तो इतना घूमे, देखो 2 पाई एंगल में एक टर्न, तो एक एंगल में 2 पाई, और डेल्टा थीटा में नंबर ऑफ टर्न कितने रहेंगे इनटू डेल्टा थीटा, तो इसमें 2 पाई का डिवाइड कर दो तो ये आएगा 72 पाई बाई 10, यहाँ लगा लो पाई। दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस टाइप में छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई खास बात नहीं है ना। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन तो तब अच्छा होगा जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। ये तो आपको फिलहाल कुछ आइडिया है। कुल मिला के आपको कितनी चीजें पता चली भाई सर्कुलर मोशन के अंदर, कि सर्कुलर मोशन जब भी होगी तो उसके बाद दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाती है, सेंटर या जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड द सेंटर हो जाती है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल भी रहेगा और सेंट्रीपिटल भी रहेगा, और नेट एक्सेलरेशन सेंटर से पास नहीं होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आता है वो स्पीड में चेंज के कारण होता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है वो वेलोसिटी में चेंज के कारण आता है। AC की वैल्यू v² होती है, और 80 होता है r अल्फा, कितना होता है r अल्फा, जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आप ध्यान रखा कीजिए। इसके बाद सर्कुलर मोशन दोबारा आएगा जब अपन फोर्स पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो उसके अंदर अपन जब फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बाद एक बार फिर से एक बार सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, जिसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन आएगा। तब ये छोटे छोटे कंसेप्ट काम आएंगे उस समय, है ना। तो फिर से एक बार इस चीज को पढ़ा जाएगा कि हॉरिजॉन्टल, तो उसके लिए सब एक बेसिक चीज है जो फिलहाल इस चैप्टर तक आपको इतना आना चाहिए। उसके बाद जब दोबारा पढ़ेंगे तो इसको और इलैबोरेट करके पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।